नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ बेहया नॉवल का एपिसोड 7 और अध्याय 4। आशा करती हूँ ये नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नॉवल की ओर। रात के लगभग 11 बजे सिया का मोबाइल बजा। यश चिल्लाया, सिया तुम्हारा फ़ोन इतनी रात में क्यों बज रहा है? और यह अभिज्ञान कौन है जो कॉल कर रहा है? उसने उसका फ़ोन बेड पर फेंक दिया। सिया ने बहस नहीं की, अपना फ़ोन लिया और कमरे से बाहर चली गई। हेलो सिया। हाँ अभिज्ञान, क्या बात है? क्या आप मेरे घर आ सकती हैं प्लीज़? एक इमरजेंसी है। क्यों, क्या हुआ है इतनी रात को? सिया ने घबराहट में पूछा। ज़्यादा सवाल मत पूछिए, ये बेहद ज़रूरी है, उसने फिर से ज़ोर देकर कहा। नहीं, मैं नहीं आ सकती, चलिए सुबह बात करते हैं, उसने शालीनता से जवाब दिया। ओ गॉड सिया, फ़ोन मत रखना प्लीज़, तृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है, उसने संक्षेप में बताया। ओ गॉड, कब, कैसे? उसने पूछा। प्लीज़ ज़्यादा सवाल मत पूछिए, मैं इस शहर में नया हूँ, ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, क्या आप आ सकती हैं? अभिज्ञान ने उससे अनुरोध किया। ठीक है, मुझे पता मैसेज करिए, मैं पहुँच रही हूँ, उसने फ़ौरन जवाब दिया। थैंक्स, उसने फ़ोन रख दिया। वह कपड़े बदलने के लिए दौड़ी। यश पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। वह उससे टकरा गई। तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो सिया? उसने अधिकारपूर्ण तरीके से पूछा। तृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है, उसने जवाब दिया। सीरियसली, तुम तृष्णा के लिए जा रही हो? तुम्हारे अलावा तृष्णा की देखभाल करने वाला क्या कोई नहीं? यश ने तृष्णा के लिए सिया की चिंता पर सवाल उठाया। वह मेरी एम्प्लॉई है, उसने गुस्से में जवाब दिया। ये क्या मजाक है? उसने अपना हाथ हवा में झटक दिया। सिया आगे बढ़ने लगी। यह अभिज्ञान कौन है और क्यों अभिज्ञान ने रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया है? तृष्णा उसके साथ क्या कर रही थी? यश ने फिर सवाल किया। मैं लोगों की जासूसी नहीं करती, मुझे पहले खुद पता कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें वहां पहुंचकर अपडेट कर दूंगी, उसने स्थिरता से जवाब दिया और चली गई। बात कुछ महीने पहले की होती तो यश के रिएक्शन से बचने के लिए देर रात सिया घर से बाहर नहीं जाती। अभिज्ञान एयरपोर्ट के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था। वह जगह सिया के घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर थी। सिया रात के तकरीबन 12 बजे वहां पहुंची। अभिज्ञान ने दरवाज़ा खोला। कहाँ है वह? उसने घर में घुसते ही तृष्णा के बारे में पूछा। बेडरूम में, अभिज्ञान ने बताया। वह उसके पीछे रूम में गई। तृष्णा के हाथ की नस कटी हुई थी और वह बेड पर ही थी। एक प्राइवेट डॉक्टर उसके पास खड़ा था। वह बेहोश थी। ये अब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, नो डेंजर, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू फॉर द हेल्प। अभिज्ञान ने राहत की सांस ली और उसके साथ बाहर चला गया। जैसे ही वह कमरे में आया, सिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ हुआ क्या है? किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ? मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज़ और बैठ जाइए, प्लीज़ प्लीज़। अभिज्ञान ने उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। वो बस मेरी दोस्त है, मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, उसने समझाया। मुझे आपकी निजी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, पर यह हुआ कैसे? उसने तृष्णा की कलाई पर बंधे बैंडेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओके, यस, हमारे बीच फिज़िकल रिलेशनशिप है, सिर्फ 2 दिन से, मात्र फिज़िकल रिलेशनशिप, जो कि उसने शुरू किया था। उसने दोबारा ज़मीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। बकवास बंद करिए अभिज्ञान। सिया को उसकी निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसे अजीब भी लग रहा था कि वह अपने निजी संबंधों के बारे में उसे क्यों बता रहा है। लेट मी फिनिश प्लीज़। जब तक मैं आपको सारी बात नहीं बता देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। आज दूसरा दिन था और वो मुझसे मिलने के लिए ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता था। वो मुझे फ़ोन पर गालियाँ दे रही थी और धमका रही थी, तो मैंने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। फिर वो अचानक यहाँ आई और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने जब मना किया तब उसने खुद के साथ ये सब कर लिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे आप पर भरोसा नहीं, सिया ने उसकी कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। किसी को नहीं होगा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा सिया। अभिज्ञान ने उसकी आंखों में देखा। क्यों? तृष्णा ऐसा क्यों करेगी? सिया यह सब सुनने के बाद सकते में थी। उसका दिल कह रहा था कि अभिज्ञान झूठ नहीं बोल सकता। वह उस पर विश्वास करना चाहती भी थी, लेकिन उसका दिमाग ऐसा करने से रोक रहा था। सिया को असमंजस में देख अभिज्ञान ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है,
क्योंकि ये आपके ज़्यादा करीब है। लेकिन यकीन कीजिए, तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और तृष्णा के साथ दिन भर हुई सारी बातचीत को दिखाया। इसे पढ़िए। वह सही था। तृष्णा ने ही उस पर अनचाहे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए दबाव डाला था। ओह गॉड, एक औरत कैसे? उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। अभिज्ञान उठा, एक सिगरेट जलाई और बालकनी की तरफ चला गया। सिया पीछे से आई। आई एम सॉरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभिज्ञान को सांत्वना दे भी तो कैसे। कोई बात नहीं, मेरी इमेज ही ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मुझे लगता है ये हमारी सभ्यताओं के शुरुआत से चला आ रहा है। हमने औरतों के लिए पीड़ित और आदमियों के लिए उत्पीड़क की मानसिकता पाल रखी है। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, लेकिन तृष्णा के साथ ये सब हुआ तो मुझे लगा। आई एम सॉरी। उसने बिना बहस के माफ़ी मांग ली। इट्स ओके। सिगरेट? उसने सिया को स्मोक के लिए पूछा। हाँ। सिया ने सिगरेट सुलगाई। जानती हैं, मैं एक वॉन्डरर हूँ और मैंने एक बंजारे की तरह ज़िंदगी जी है। शायद मैं समाज की गुड बॉय इमेज में फ़िट ना हो सकूं, क्योंकि मुझे डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी में भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं करता हूँ। मैं उनकी वैल्यू करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। मैं किसी भी औरत के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, जैसे कि स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, फोर्सिंग, ब्लेमिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ किसी की सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए नहीं हूँ, किसी की हवस के लिए तो कभी भी नहीं। जब भी फिजिकल रिलेशनशिप हो, अपने पार्टनर की सहमति का होना ज़रूरी है। सिगरेट के कश के बीच उसने सिया को अपने और तृष्णा के बीच हुई हफ्ते भर की सारी बातचीत और 2 दिन पहले के वन नाइट स्टैंड के बारे में भी बता दिया। उसने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि वह कैसे कई रिलेशनशिप में रहा, लेकिन कभी किसी के साथ कमिटेड नहीं हुआ और यह उसकी ओर से हमेशा से साफ था। उसने कभी किसी औरत को धोखा नहीं दिया। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। सिया को अभिज्ञान के लिए बुरा लगने लगा था। पहली बार उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधा साधा सत्य सुना था, जिसमें पुरुष के अहम की छाया तक नहीं थी। उसने हमेशा उन औरतों को परामर्श और सांत्वना दी थी जिन्होंने ऐसी घटनाओं का जिंदगी में सामना किया था, या जो अपने सहकर्मियों और मेल पार्टनर के उत्पीड़न का शिकार हुई थी। वह असमंजस में थी कि एक मर्द को कैसे सांत्वना दी जाए जो ऐसे ही किसी उत्पीड़न का शिकार हुआ है। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं समझ सकती हूँ। सिया ने जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, वह पलटा और उससे लिपट गया। आपको पता है, अभी मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। सिया ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगी हूँ। उसे अब खराब नहीं लग रहा था। वह खुद भी अपने इस बदलाव से हैरान थी। आप बहुत उदार हैं सिया, और सॉरी अगर मैंने आपको डराया हो तो। अभिज्ञान ने मुस्कुराने की कोशिश की तो आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क गए। बिल्कुल नहीं, उम्मीद है आप अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे होंगे। उसने अभिज्ञान की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। हाँ, वह अब भी सिसक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुरा रहा था। वह उस इमेज से एकदम अलग दिखाई दे रहा था, जैसा कि लोग अक्सर उसके बारे में सोचते और बातें करते हैं। सिया इस तरह के आदमी की कैटेगरी को समझने की कोशिश कर रही थी, जिसका नाम अभिज्ञान था। दोनों तृष्णा के रूम में वापस चले गए। वह अभी भी बेहोश थी। सिया ने अभिज्ञान को आराम करने के लिए कहा। वह दूसरे रूम में चला गया। सिया बेड के पास सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण तृष्णा ने यह सब किया। यह कोई पहली बार नहीं था जब तृष्णा किसी आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी, लेकिन वह अभिज्ञान को मजबूर करने की हद तक क्यों चली गई? उसने ऐसा क्यों किया? या फिर वह किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है? तृष्णा को इन सब पर बात करने की ज़रूरत है। वह इस तरह की साइको नहीं थी शायद। और फिर एक आदमी जो शादीशुदा नहीं है और जो खुद औरतों की सहमति की इतनी इज्जत करता है, ऐसा वाकई बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि शादीशुदा आदमी को जब भी सेक्स चाहिए होता है वे इसे हासिल करना चाहते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वे इसे हासिल करके ही मानते हैं। सिया का चेहरा उतर गया। वह डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप को शॉल से कस कर ढक लिया और उसी काउच पर सो गई। सुबह हो चुकी थी। अभिज्ञान सिया को देखने आया था
कि वह ठीक है या नहीं। उसने देखा कि वह एक बच्चे की तरह काउच पर सो रही थी। उसके पैर मुड़े हुए थे और हथेली चेहरे के नीचे थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। उसने एक कंबल उठाया और उसे ओढ़ा दिया, पर उसके कदम वहीं ठहर गए। वह वहीं बैठ गया और सिया को देखने लगा। उसके बाल उलझे से थे पर बंधे हुए थे, फिर भी वह अलौकिक लग रही थी। कुछ तो ऐसी बात थी कि उसका चेहरा किसी एंजल की तरह चमक रहा था। इतनी बड़ी टीम संभालते हुए उसने एक एमएनसी में सबसे बड़ी पोजीशन हासिल की थी। उसके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। लोग उसे कठोर कहते हैं, लेकिन वह कभी सख्त नहीं हुई। वह कैसे यह सब मैनेज कर लेती है। उसे सिया पर बहुत ही कोमल और प्यारी लग रही थी, एक छोटे से बच्चे की तरह। पर ये क्या, इनके चेहरे पर सूखे हुए आंसू। शायद उन्हें मेरे लिए बुरा लग रहा होगा। वह मुस्कुराया। फिर उसने तृष्णा को देखा। डॉक्टर ने उसे नींद के लिए हाई डोज वाली पेन किलर दी थी। एक बेहद ही मजबूत और संवेदनशील लड़की। लेकिन उसने यह सब क्यों किया? वह अभी भी रात के हादसे से उभर नहीं पाया था। सिया की आवाज़ से उठ गई। जैसा कि अंदाज़ा था, फ़ोन पर यश था। तुम कहाँ हो? सुबह के 6 बज रहे हैं, उसने गुस्से में पूछा। मैं तृष्णा के साथ हूँ। उसने हाथ की नस काट ली थी। मुझे उसे नर्सिंग होम में एडमिट कराना पड़ा। कुछ देर में आती हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वह यह सब नहीं बता सकती थी कि वह पूरी रात तृष्णा की देखरेख के लिए अभिज्ञान के घर पर थी। भगवान के लिए सिया, क्या तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया है या बात कुछ और है? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी वापस आओ, बच्चे तुम्हें पूछ रहे हैं। उसने कड़क आवाज़ में बात की और बिना सुने कि वह क्या कहना चाहती है फ़ोन काट दिया। सिया ने चारों ओर देखा। तृष्णा वहाँ पर नहीं थी। उसने अधीरता से उसे और अभिज्ञान को ढूंढना शुरू किया। वे दोनों हाल में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तृष्णा चुप थी और अभिज्ञान भी, जो बहुत कम होता था। तृष्णा ने देखा कि सिया उसकी तरफ आ रही हैं। उसने खड़े होने की कोशिश की। नहीं, बैठो। सिया ने उसे आराम करने को कहा। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था क्यों इसने इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान किया। तृष्णा ने सिया को डरी हुई निगाहों से देखा। वह कामना कर रही थी कि अभिज्ञान ने उसे कुछ न बताया हो। यह कोई छोटी बात नहीं है और अभिज्ञान से माफ़ी मांगो, वह तुम्हारे लिए परेशान था। वह मुस्कुराई। मुझे पता है कि मैं बहुत नशे में थी। यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने क्या किया। कोई बखेड़ा खड़ा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसने अभिज्ञान से नरमी से कहा। इट्स ओके, अभिज्ञान ने ठंडेपन से कहा और सिया से पूछा, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। ओके, इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया, अभिज्ञान ने आभार प्रकट करते हुए कहा। वह मुस्कुराई और कहा, ध्यान रखना। सिया दरवाजे की ओर बढ़ी। सुनिए सिया, अभिज्ञान ने उसे रोका। आप इसे भी अपने साथ ले जाइए, रास्ते में ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, उसने तृष्णा की ओर इशारा करते हुए कहा। नो प्रॉब्लम। सिया समझ रही थी कि अभिज्ञान तृष्णा के साथ अकेले नहीं रहना चाहता। तृष्णा भी उठी और सिया के पीछे चलने लगी। सिया तृष्णा को छोड़ने के बाद घर पहुंची। उसे यह देखकर राहत मिली कि यश घर पर नहीं था। वह जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसने बोर्ड रूम से आते हुए हल्के हल्के म्यूजिक को सुना। उसने अंदर झांका तो देखा अभिज्ञान ही था, जो गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। एक ऐसा गीत जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। गीत के बोल कुछ अच्छे थे, शानदार कंपोजिशन और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़। अभिज्ञान दरवाज़ा बंद करने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि सिया सामने खड़ी है। सफ़ेद लिनन का कुर्ता और पैंट पहने, उस पर नीले रंग का स्टॉल डाले हुए। वह सफ़ेद रंग में काफ़ी फ्रेश लग रही थी। शायद यह उसका फेवरेट कलर है। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि बीती रात आपने क्या झेला है। आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। आखिर कैसे ये सब मुस्कुराते हुए मैनेज कर लेती हैं आप? अभिज्ञान ने उससे सवाल किया। फिर तो हम एक जैसे हुए ना। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता जो कल आपने झेला है। देखिए, आप भी खुश और एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, सिया ने उसी जोश में जवाब दिया। हाँ, ये तो है सिया, आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको कल अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ख़राब से ख़राब बात भी। आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा और हल्का लग रहा है। थैंक यू, मैं आपको परेशान करता रहूँगा। सिया केवल मुस्कुराई। पर आपकी इस बेहतरीन शख्सियत के पीछे का राज क्या है? मेरे ख्याल से
एक खुशहाल और सपोर्टिव फैमिली, राइट? वरना इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, उसने संक्षेप में कहा। सिया मुस्कुराई और टॉपिक बदलते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आपको देर हो जाएगी। हाँ, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं देर से पहुंचा तो बॉस गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आ गया। वह हंसने लगा। यस, खासकर तब जब बॉस इज़ वेरी प्रिटी अनोइंग, है ना? उसने मस्ती में जवाब दिया। अभिज्ञान ने 2 शब्दों को जोर से दोहराया, प्रिटी और अनोइंग। सिया ने बातचीत की दिशा को मोड़ दिया। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और वह गाना कौन सा था? ओह, वो मेरी अपनी कंपोजिशन है। उसके चेहरे पर गर्व तैर रहा था। आपकी? सिया ने मुंह बिचकाया। सिया, मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और गाता भी हूँ। आप जानती हैं कि मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। उसके रिएक्शन को भांपते हुए अभिज्ञान ने जवाब दिया। वाकई कितने क्रिएटिव हैं आप, उसने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। थैंक यू मैडम, उसने नाटकीय रूप से सिर झुका दिया। सिया हंसने लगी। उन दोनों ने बीते रात हुई घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। डाटा मैट्रिक्स की मीटिंग सर पर थी और अब तृष्णा वहां नहीं थी। सिया ने कंटेंट और प्लानिंग टीम के साथ ही ट्रेनिंग टीम को भी मीटिंग के लिए बुलाया। तृष्णा का कल रात एक्सीडेंट हो गया। वो लगभग 1 हफ्ते तक ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकेगी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। सिया ने मीटिंग की शुरुआत की तो कल रात तक हमारे पास अभिज्ञान और तृष्णा की टीम थी जो डाटा मैट्रिक्स की मीटिंग व प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी ताकि हम डील फाइनल कर सकें। ये 3 दिन लंबी बिजनेस ट्रिप है। क्या कोई है जो इस परेशानी के वक्त तृष्णा की जगह ले सके? मैं जा सकता हूँ, अमन ने कहा। ग्रेट, तो आइए यहाँ हम डेमो प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान, क्या आप इन्हें असिस्ट करना चाहेंगे? सिया ने अभिज्ञान की तरफ देखा जो तेजी से अमन और उसकी टीम के साथ तैयारी में लग गया। अगले 30 मिनट में दोनों डेमो प्रेजेंटेशन के लिए तैयार थे। अभिज्ञान ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और फिर अमन को कमान सौंप दी। अमन शायद थोड़ा नर्वस था और कई कोशिशों के बाद भी बीच बीच में अटक जा रहा था। 2-3 कोशिशों के बाद फिर सिया ने हस्तक्षेप किया। हे वेट अ मिनट, सॉरी मैम, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरा है। इसके बावजूद मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। अमन ने उसके कुछ कहने से पहले ही मायूस होकर बोला। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, यह अचानक से तुम्हारे सर पर आ गया है। तुम अपने काम में बेहतरीन हो अमन, खासकर कंटेंट डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग में। तुम ही बताओ, क्या इस प्रेजेंटेशन को हम इंटरनेशनल क्लाइंट के सामने इस तरह से पेश कर सकते हैं? नहीं ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कंटेंट हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं खुश हूँ कि तुमने कोशिश की, लेकिन अगर तुम यहाँ अपने ऑफिस में अपने साथियों के सामने इतना हिचक रहे हो तो पुणे के फॉरेन डेलीगेट्स और क्लाइंट्स को कन्विंस करना और भी मुश्किल होगा। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम में बेहतर कर पाने की क्षमता है, उसने बड़ी नम्रता से प्लानिंग हेड और साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी सीनियर्स को समझाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट्स हैंडलिंग में और लोगों को तैयार किया जाए। सिर्फ एक तृष्णा पर ही सारी जिम्मेदारी क्यों? बाकी किसी डिपार्टमेंट में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर कंटेंट टीम में क्यों हमारे पास लीडर्स की कमी है? मैं इस डिपार्टमेंट पर खुद ध्यान दूंगी। मुझे 4-5 लीडर्स और चाहिए। आखिर ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। मैं इस पर बाद में बात करूंगी। अभी कल के प्रेजेंटेशन का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। मीरा, अंशु, सिया ने मीटिंग में कुछ और चेहरों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी इस असाइनमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं लगा। नो प्रॉब्लम, आप लोग जा सकते हैं, उसने निर्देश दिया। मीरा, प्लीज़ मेरे लिए एक किट तैयार करो। मुझे सब कुछ 2 बजे तक तैयार चाहिए, ओके? यस मैम। मीरा ने फ़ौरन दौड़ भाग शुरू कर दी। उसने पहले से तृष्णा के लिए बिजनेस किट तैयार कर ली थी, लेकिन सिया मैम के लिए वह चाहती थी कि हर चीज़ परफेक्ट हो। मीरा तृष्णा के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही थी। वह जानती थी कि तृष्णा कभी भी किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती थी, खासकर बात जब क्लाइंट डीलिंग की हो। उसे लगता था कि लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसकी कदर कम हो जाएगी। मीरा उसको खुश करने में लगी रहती थी ताकि एक रोज़ उसे मनचाहा एक्सपोजर मिल सके। सिया के लिए सीधे काम करने का यह मीरा का पहला मौका था। केवल सिया और अभिज्ञान ही अब बोर्ड रूम में बचे थे। अभिज्ञान ने पूछा, तो फिर कौन जाएगा? हालांकि मैं इसे अकेले मैनेज कर सकता हूँ और कंटेंट पार्ट को भी, भरोसा कीजिए।
मुझे पता है अभिज्ञान, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, इस मीटिंग के लिए आपके साथ मैं जाऊंगी, उसने जवाब दिया। यू? अभिज्ञान ने आश्चर्य से पूछा। यस मी, दुखी ना हो जाइए, अब आपको कोई हैपनिंग सी कंपनी नहीं मिलेगी। सिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ओह, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, भगवान बचा लो मुझे, उसने ठिठोली की। अभिज्ञान इस सुखद बदलाव से बहुत खुश और उत्साहित था। वह सिया के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता था ताकि उसे और बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है एपिसोड 7 और अध्याय 4। अब अगले एपिसोड में मैं आपको मिलूंगी, उससे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।